हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स, पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक, जिसमें हमारी आपकी बात जो है गोली दर्पण पर जा पहुंची थी। कहां पर? गोली दर्पण पर जा पहुंची थी, जहां पर हम लोगों ने गोली दर्पण की कुछ बातें सीख लिया था। जैसे अगर बात करें तो जो है गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये सभी चीजें हम लोग सीख लिए थे, ठीक ना। हमने बताया था जैसे गोली दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें क्या होता है, परावर्तक तल उभरा हुआ होता है और दबे हुए तल में कलई की होती है, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। और अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में जिसमें परावर्तक तल दबा हुआ तल होता है और उभरा हुआ तल में कलई की होती है। इतनी कहानी हमारी आपकी हो गई थी। फिर उसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग सीख रहे थे, जिसमें यह जाना था मुख्य अक्ष क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ये सभी चीजें हम लोगों ने केवल चित्र में डिनोट करके सीखा था। जैसे कि आप सामने चित्र दिख रहा है, यहां तक हमारी आपकी बातें कल हुई थी। तो आज एक एक हेडिंग जो है इसमें का नोट करेंगे, एक एक पॉइंट जो है नोट करेंगे। ध्यान देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मुख्य अक्ष। क्या मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है, ये ध्यान देखिएगा। ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। किसी कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या है, कैसी लाइन है? ये जो लाइन जा रही है दर्पण का, ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी, ये सभी क्या मिला रही है। तो आप इसकी परिभाषा जो है ऐसे लिख सकते हो, परिभाषा जो है ऐसे लिख सकते हो कि दर्पण के ध्रुवी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक ना। अगर चित्र की बात करें तो क्या होगा? चित्र यही है, जैसे मान लो दर्पण है, ठीक, यहाँ ध्रुव P होता है और यहाँ क्या होता है, वक्रता केंद्र C होता है, क्योंकि यही तो गोला रहा होगा जिसको काट करके दर्पण बनाया गया है, ठीक ना। तो ये वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिला रही है रेखा, तो इसी रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आई ना? किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए जो है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र क्या है, ये ध्यान समझिएगा। जैसे अभी यहां पर चित्र बना हुआ है, ये एक गोला है जिसको काट करके दर्पण बनाया गया है, उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यानी कि जो गोला है, जो ये गोला सर्किल होगा या गोला होगा, हालांकि गोला रहेगा, खोखला गोला, तो इसका कुछ न कुछ क्या होता है? केंद्र होता है। इसका क्या होता है? कुछ न कुछ केंद्र होता है। तो इस दर्पण ऐसे काट करके इसको बना लिए, तो यही तो क्या होगी? वक्रता केंद्र भी यही कहलाता है ना। यही क्या होगा, देखो, इसी को वक्रता केंद्र बोले। तो वक्रता केंद्र किस गोले का केंद्र है? जिस गोले को काट करके दर्पण हमने बनाया है, तो उसी क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हो वक्रता केंद्र में? डायरेक्टली उस गोले का केंद्र, क्या? उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक क्या है? भाग है, ठीक ना। उस गोले, ये गोला है, इसका केंद्र, जिस गोले का केंद्र की बात कर रहे हैं, उस गोले को क्या कर रहे हैं? काट करके बनाए हैं। सिंपल समझो, परिभाषा यही है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है।
ये गोला है, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी को काट कर क्या किए, ये दर्पण बनाए हैं। अगर इसको काट करके निकालेंगे तो यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा। यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा, ये पी होगा, यही वाला केंद्र होगा। तो जो जिस गोले को काट करके दर्पण बनाएंगे, जो उस गोले का केंद्र रहेगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? बात हमारी समझ रहे हो आप? जैसे कोई एक गोला है, उस गोले को काटे, इसे दर्पण बना लिए, तो जो उस गोले का केंद्र रहा होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। इतनी बात समझा रहे हैं बस। अब क्या है, कहा लिखे, एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट, तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो भैया जब केंद्र वही है, जिस गोले को काट करके दर्पण बनाए थे, जो उस गोले का केंद्र था, जिस गोले को काट करके हमने दर्पण बनाया था, उसी को वक्रता केंद्र बोला इस दर्पण का। तो जो उस गोले की त्रिज्या रही होगी, जिस गोले को काट कर हम बनाए हैं, वही उसकी जो त्रिज्या रहेगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। समझो, जैसे ये क्या है, जो गोला है इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक यही त्रिज्या होती है। जो इसकी त्रिज्या है वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बात समझ में आई? परिभाषा क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है। किस गोले की त्रिज्या? जिस गोले को हमने काट करके दर्पण बनाया है, जो उस गोले की त्रिज्या होगी वही इसका दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या होगी। बात समझ में आई ना? समझ में आ रहा है सबको? किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या, किस गोले की त्रिज्या? जिसको काटकर दर्पण बनाया है, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बस समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही समझने में? नहीं ना? अगर होगी तो आप बेहिचक बोल देंगे। ठीक, क्या करेंगे? बेहिचक बोल देंगे। आगे चला जाए। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब चौथा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो अगर दर्पण के द्वारक की बात करेंगे तो यही काट करके बनाया है हमने। ठीक, तो जो अधिकतम ये इसके और इसके बीच की जो लंबाई है, यही क्या कहलाता है भैया? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक ना? क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। बात समझ में आ रही नहीं? और यही क्या है, यही जो काटेंगे यही परावर्तक तल होगा। जैसे ये है, ठीक, इसको काट लिए और यही हो गया, और ये क्या हो गया? दर्पण बन गया। ठीक, तो ये तल क्या है? ये कहलाता है परावर्तक तल। क्या कहलाता है? परावर्तक तल। और पीछे क्या होती है? कलई की होती है, कलई की होती है। तो जो परावर्तक तल है यही है। यहां से मान लीजिए M1 होगा, ये M2 होगा, तो ये परावर्तक तल है। और परावर्तक तल की जो लंबाई होगी वही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक का मतलब द्वार, जितने से प्रकाश किरण इसमें जाएगी, यही इतना तो है, यही इतना तो है ना? तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे M1 M2 से व्यक्त करते हैं। चलो देखो, दर्पण के परावर्तक, शांत रहो, परावर्तक तल की लंबाई या परावर्तक तल की दूरी बोल सकते हो। ठीक ना? परावर्तक तल की दूरी या परावर्तक तल का व्यास भी बोल सकते हो। व्यास को तो समझ रहे हो?
यही था, इसको काट दिया, ये परावर्तक तल है, इसके इसके बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी, इसका व्यास कहलाएगा। अगर आधा बोलते, अगर आधा बोलते यहां से यहां तक की बात करते तो ये त्रिज्या आर होती, ये भी मिल जाएगा, ये भी आर, लेकिन दोनों की अगर बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, व्यास हुआ कि नहीं। तो परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, दर्पण का द्वारक कहलाता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखो अगला पॉइंट, ध्रुव क्या है। ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। अब ध्यान देखिएगा, ध्रुव की अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे, ध्रुव क्या है, ध्यान देखो बनाया है, यही पी क्या है, यही पी ध्रुव है। ठीक, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण को जिस बिंदु से होकर के, दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाता है वही ध्रुव कहलाता है। या ऐसा बोल सकते हो ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं भैया, ध्रुव कहते हैं। बोलिए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्लियर है ना पॉइंट। तो आगे चला जाए, और ये भी ध्यान देना, यहाँ पर जैसे वक्रता केंद्र है उसको सी से व्यक्त करते हैं। ठीक, और वक्रता त्रिज्या है आर से व्यक्त करेंगे, दर्पण का द्वारक को M1 M2 से व्यक्त करेंगे, ध्रुव को पी से व्यक्त करते हैं। किससे, पी से व्यक्त करते हैं। ये सभी चीजें आप लोग धीरे धीरे जान जाओगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे जानकारी आपको होती जाएगी। तो आगे चला जाए, आगे चले। अब ध्यान दीजिए, अब अगला पॉइंट है, पांचवा छठवा होगा ना, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखिएगा, जो ये चित्र बना हुआ है इस वाले में देखो, इसमें जो चित्र बना हुआ है इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है और यहाँ पर ध्रुव पी होता है। इसके बीच में एक बिंदु होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक बिंदु होता है जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसका एक तरीका और है परिभाषा लिखने के मुख्य फोकस का। अभी आगे पढ़ाएंगे जो है प्रतिबिंब खींचने का नियम। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें जो है जैसे समांतर चलती हैं तो परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, या मुख्य फोकस से चलती हैं तो परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये सभी चीजें लिखवाएंगे। तो प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अगर परिभाषा लिखना हुआ मुख्य फोकस की तो यह लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई, कैसे चित्र बना करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक, अब देखो मुख्य फोकस ना, तो इसमें जैसे देखो ध्यान से, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो, जैसे लौट आएगी। ठीक, समांतर चलेगी तो लौट आएगी, समांतर चलेगी तो, समांतर तो समझ रहे ना, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है।
तो मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर चल रही है। हाँ। तो ये क्या है भैया, अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। समांतर का मतलब क्या है, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। समांतर मतलब ये है, आप लोग क्लास 7th 8th में ही पढ़े होंगे, क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लास 7 8 में पढ़े हो, जैसे ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे खींचते हैं, तो ये दोनों क्या है, समांतर होंगे एक दूसरे। समांतर कब तक होंगे, कब समांतर होंगी, जब इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर रहेगी, समान रहेगी। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इसको कहीं कितना भी बढ़ाएं, चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। उसी तरीके ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, समांतर है कि नहीं, समांतर है कि नहीं, समांतर चली, अब परावर्तन होकर के किसी एक बिंदु से होकर जा रही, वैसे चली परावर्तन होकर किसी एक बिंदु से जाएगी, फिर चली परावर्तित होकर किसी एक बिंदु से जा रही है। तो भैया ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जिस बिंदु से ये होकर के जा रही है, प्रकाश किरणें जा रही हैं, परावर्तित होकर के किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल रही हैं, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस यह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस यह बोलते हैं। और ये है क्या, ये है अवतल दर्पण की बात। क्या, अवतल दर्पण की बात। क्लियर, समझ में आई बात? ये क्या है, फिर समझ लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, भाई इसी बिंदु से तो होकर के जा रही है ना, किस बिंदु से होकर जा रही है, इसी बिंदु से ना, यही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। क्लियर कहानी, समझ में आई ना? तो और अगर यही बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या कहानी होगी, जस्ट अपोजिट। इसमें प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं, लेकिन ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। अभी बढ़ाएंगे आगे, प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्यों फैलाता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का अभिसारी है। क्या है, अभिसारी। अभिसारी मतलब समझते, प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा, और ये क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी, समांतर चली दूर हो गई, मुख्य अक्ष से क्या होगी, दूर। समांतर चलेगी लेकिन मुख्य अक्ष से दूर, समांतर चलेगी लेकिन मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी। तो इसको थोड़ा समझो ध्यान से। इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं ना, तो जो ये किरण जा रही है, ये किरण ऐसा नहीं लग रही है कि इस बिंदु से ये जा रही हो, ऐसे ये किरण नहीं लग रही है, इस बिंदु से जा रही है, जा रही है ना। क्या ये लग रही है कि यहां से आ रही है और यहां से जा रही है, दिख तो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो ये ऐसा लग रहा है, ये प्रकाश किरण जा रही है कि इस बिंदु से जा रही है, ये भी इस बिंदु से जा रही है, ये वाली भी किरण इस बिंदु से आ रही है, ये भी इस बिंदु से आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही, केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है इस बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। किसमें, उत्तल दर्पण में। बात समझ में आई कि नहीं, किसमें, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो वास्तव में मिलेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगी, किसी बिंदु, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर मुख्य फोकस की लिखना हो तो आप यही लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, इसमें क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें क्या हो रही है, मिल रही है। दोनों को मिला करके हम लोग परिभाषा बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है एकदम, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा भैया, मुख्य फोकस कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, हम नीचे लिख रहे हैं परिभाषा। परिभाषा हो जाएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
प्रकाश किरणें, हर एक शब्द का मतलब है चित्र में, समझ में आ रही बात नहीं? समांतर चलने वाली तो समांतर चल रही है प्रकाश किरणें। क्या होगी? परावर्तन के पश्चात। परावर्तन का मतलब क्या है? चिकने या पालीदार तल से टकराई और लौट जाएगी उसी माध्यम। परावर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, ठीक ना? किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, सॉरी, मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती भैया? आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? उस बिंदु को मुख्य फोकस, क्या मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक, व्यक्त करते हैं। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या, क्लियर कट है एकदम, समझ में आई पूरी कहानी? सबको याद रहेगा ना? फिर समझ लो, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये परावर्तित होकर के आ रही है लेकिन यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो इस बिंदु को, चाहे इस बिंदु को, इस बिंदु को, बात वही है। इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे? दर्पण का, सॉरी, दर्पण का मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्लियर कहानी? अब आगे देखो, सॉरी, मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक ना? आगे देखो, अब आ गया 7वां होगा ना, फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। फोकस दूरी क्या है भैया? इन सिंपल देखो, बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। यहां पर एक क्या है? यहां ध्रुव होता है, यहां भी ध्रुव है, ठीक ना? ध्यान समझिएगा, बातचीत बिल्कुल है। ये जो मुख्य फोकस एफ है और जो ध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। जो ध्रुव है, ये ध्रुव और फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आई? समझ में आई ना? और एक चीज ये भी ध्यान दे लो कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है? इधर की ओर है। ये क्या है? मुख्य, सॉरी, ध्रुव है, और इधर क्या है? ये इधर की ओर है। इसमें क्या है? इधर की ओर है। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव वेग होता है, निगेटिव। हालांकि इसकी कहानी अभी हम लोग आगे फिर समझेंगे, इसकी कहानी आगे समझेंगे जब वो क्या बोलते हैं चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, तो कौन निगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, सारी कहानी वहां पर ओपन होगी। अभी के लिए बस बता रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़े हो ना, क्लास 9 में पढ़े होंगे, इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर की निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर की निगेटिव, पढ़े होंगे ना? तो ऐसे देखो, अगर हम यहां देखें, ये दर्पण है, ठीक, ये ध्रुव है, ठीक, तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो ये क्या होगा? इधर की दूरी है ना। अगर यहां कोई लाइन खींच दे, ऐसे देखो, ऐसे खींच दिया है, तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो इधर की दूरी निगेटिव होगी। इसमें क्या होगा? यहां खींचेंगे ध्रुव पर, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। हम यही आपको बताना चाहते हैं, हालांकि इसको हम लोग बताएंगे, फिर से बताएंगे। बस अगर आप यहां पर ये जान लो, कंसंट्रेशन बना के रखो और रेगुलरिटी बनाए रखो, तो आपको हम पूरा का पूरा रटा देंगे। यही आपको बहुत ज्यादा घर पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके माइंड में इस तरीके से डालेंगे कि आप शायद भूलो ही ना, बस। लेकिन कंसंट्रेशन होना चाहिए। फोकस दूरी क्या हो गई? आप ये बोल सकते हो, फोकस दूरी क्या समझे यहां पर? यही समझे ना कि ध्रुव की और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक।
ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। ब्रैकेट में स्मॉल एफ लिख दिया, इसका मतलब स्मॉल एफ से उसको ब्रेक करते हैं, एक लाइन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब नोट पॉइंट एक है, नोट पॉइंट ये है जो भी बताया कि अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, ऐसे लिख देते हैं, समझ जाओगे ना कि ऋणात्मक लिखें, ऋणात्मक, ठीक। तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। क्लियर, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे चलें। बताइए, आगे चलें। एक लास्ट एंड फर्स्ट, चाहे लास्ट बोलो चाहे फर्स्ट बोलो, इस आज के लेक्चर का लास्ट हेडिंग, ठीक। ये होगा 8वां, क्या होगा 8वां हेडिंग, फोकस तल। क्या फोकस तल, इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक ना, चाहे लिखो या लिखो, लेकिन समझते रहो, ठीक। फोकल प्लेन, तो इधर ध्यान दो, फोकस तल क्या होता है, कोई बात नहीं करेगा, एक बार में समझ जाओ, माइंड में घुस जाएगा, ठीक। ये हो गया दर्पण, ठीक ना, चाहे अवतल बना चाहे उत्तल, सब में वही होगा। यहां कहीं एक P होगा, यहां कहीं C होगा, यहां कहीं क्या होगा F, समझ रहे हो ना। P क्या है ध्रुव, C क्या है वक्रता केंद्र, F क्या है मुख्य फोकस, अभी पर क्या है। अब भैया अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, जो मुख्य फोकस F है, इसके क्या हो लंबवत कोई तल ऐसा आए तो इस तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। यहां पर भी तो आ सकता था, इसको भी फोकस तल बोलेंगे, नहीं, लंबवत आए लेकिन मुख्य फोकस F से होकर के जाए तो उसे बोलते हैं फोकस तल, ठीक। क्या हो लंबवत हो, लंबवत मतलब क्या होता है, कोई लाइन ऐसे है, इस पर क्या हो लंबवत है, तो ये भी तो लंबवत है, ये भी तो लंबवत है, ये भी तो लंबवत है, क्या इसको फोकस तल बोल देंगे, नहीं, इसको फोकस तल बोलेंगे, जो मुख्य फोकस F से होकर के जाएगा, ठीक ना। तो परिभाषा क्या होगी, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, ये लंबवत मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत तथा मुख्य फोकस F से होकर जाने वाले तल को फोकस तल बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत है क्या, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो परिभाषा क्या लिखोगे, सिंपल कि मुख्य अक्ष, बात नहीं, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस F से होकर जाने वाले तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, ठीक। किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। और यहां वाला एक पॉइंट, ये जो लिखवाया है नोट पॉइंट, इसको सबको याद रखना अच्छे से, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बस भैया इतना काफी है, जो दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं थी ये हो गया समाप्त। जो है कल हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इतना आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके लिखिए, कुछ भी करिए,
आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।